क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। यस, वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द प्रोटीन्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताया था और साथ में हमने कुछ और छोटी सी एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर भी डिस्कस किया था। उसमें देखो, अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं देन you are just going through the videos, you are not letting the things into your mind। अब टीचर तो टीचर होता है, मेंटोर होता है, इसीलिए उनको मेंटोर या टीचर बोला जाता है। मैंने पकड़ लिया कि you people are not studying। वो ऐसे कि लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी मेरे से, पर्पसफुली नहीं हुई थी, वो बाय मिस्टेक ही हुई थी, बट नन ऑफ यू हैज पॉइंटेड आउट कि वो मिस्टेक हुई है। दैट मीन्स आप वीडियो अच्छे से केयरफुली वॉच नहीं कर रहे हैं। वो मिस्टेक हुई थी जब मैं आपको टॉर्शन एंगल्स बता रही थी। सी अल्फा सी और एन सी अल्फा, ये दो हमने पढ़े थे अपने टॉर्शन एंगल्स, और इनको हमने फाई और साई बोला था। तो जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था वो तो एकदम ठीक था। क्या सी अल्फा सी के बीच में होता है साई एंगल और एन सी अल्फा के बीच में होता है फाई एंगल, बट उनके जो सिंबल्स थे वो इंटरचेंज हो गए थे। ठीक है, तो एन सी अल्फा के बीच में होगा फाई, उस फाई को हम ऐसे लिखते हैं, और ये जो साई है ये खुला हुआ होता है। बस ये सिंबल्स इंटरचेंज हो गए थे। नेमिंग हमने सही पढ़ी थी, ये हुई थी एक मिस्टेक लास्ट लेक्चर में फ्रॉम माय साइड। सो डू करेक्ट दैट मिस्टेक। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर इटसेल्फ कि आपको अगले लेक्चर में उसकी ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और हाँ, उस मेरी मिस्टेक से, देखो बोलते हैं ना कि कभी कभी गलतियां अच्छे के लिए होती हैं, तो उस मिस्टेक से मेरे को ये भी पता चल गया कि आप लोग नहीं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बेटा, अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दिस बायोटेक ऑन योर फिंगर टिप्स। आई हैव गारंटीड यू कि बायोटेक विल बी देयर इन योर माइंड विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, बट फॉर दैट आपको मेरे साथ साथ में चीज़ों को करना पड़ेगा। और डेली मैं बहुत छोटा सा लेक्चर लेके आपके साथ आती हूँ, सो दैट यू जस्ट हैव अ लुक अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन यू कैन जस्ट गो अराउंड एंड देन आपको वो चीज़ें समझ में आए। बट अगर आप उतना भी नहीं पढ़ेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, आपको बायोटेक जो एक इतनी प्रॉमिसिंग फील्ड है वो समझ में नहीं आएगी। तो यू हैव टू मेक द चॉइस व्हाट यू हैव टू डू। माय पॉइंट इज यू शुड रीड इट। और आपके पास जो भी डाउट्स आते हैं, आई एम देयर अवेलेबल। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास में, और मैं कोशिश करती हूँ कि 24 आवर्स तो बहुत हो गए, 8 आवर्स के अंदर ही उनको रिप्लाई कर दूँ। अगर वो बच्चों को पता होगा, जो बच्चे रेगुलरली डाउट्स मेरे पास भेज रहे हैं और कमेंट्स में भी पढ़े हैं, तो उनको पता होगा कि रिप्लाई करने का क्या तरीका है। तो आई एम मेकिंग माई 100% एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड। नाउ यू हैव टू ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड यू हैव टू मेक योर एफर्ट स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। चलो, अब प्रोटीन का हम प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमने देखा अरेंजमेंट होता है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। तो उसी अरेंजमेंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसने दिया था? दो साइंटिस्ट ने दिए थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, लिनस पॉलिंग एंड सेकेंड वॉज दी रॉबर्ट कोरे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया था। ठीक है, अब इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के प्रपोजल, अच्छा है एक ईयर भी और लिख लो, 1951। ऑल्दो आई एम वेरी बैड इन लर्निंग द ईयर्स, मैं खुद बहुत इसमें यही जो बोलते हैं ना हार्ट टाइट था, तो मेरा भी ईयर्स लर्न करने में हार्ट टाइट है। साइंटिस्ट के नाम आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे डील करता है? इट डील्स विद द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स को लेकर हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा मोटिव रहता है। और ये जो फोल्डिंग होते हैं उनके लिए एक्चुअली में पॉलिंग और कोरे ने दो हमारे स्ट्रक्चर्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई करते हैं। वो है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। एक एक करके हम दोनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। पहले है हमारा अल्फा हेलिक्स,
ठीक। अब देखो हेलिक्स का मतलब होता है कोई चीज घूम रही है, जैसे आपने डीएनए में भी पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर में डीएनए के, हेलिक्स इज समथिंग दैट इज टर्निंग अराउंड। तो इस स्ट्रक्चर को बताने के लिए उन्होंने बोला कि पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज गेटिंग बाउंड अराउंड ऑल लॉन्गिट्यूडिनल इमेजिनरी एक्सिस। एक इमेजिनरी एक्सिस ऐसे टर्म करो, मान लो यही है वो इमेजिनरी एक्सिस, और इसके अराउंड हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो राउंड कर रहा है। दैट इज हाउ दिस अल्फा हेलिक्स गोज ऑन। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अल्फा हेलिक्स किस तरीके से होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज गेटिंग राउंड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस दैट इज रनिंग लॉन्गिट्यूडिनली इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये जो है हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्रेजेंट होता है। और वही दोनों बॉन्ड सी अल्फा सी और एन सी अल्फा, इन दोनों के रोटेशन के अराउंड ही हमारा, या इन दोनों के रोटेशन की वजह से ही हमारा जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। दिस इज हाउ द बेस ऑफ द अल्फा हेलिक्स गोज ऑन। अल्फा हेलिक्स कैसा स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इट इज वन ऑफ दो स्ट्रक्चर्स विच गिव्स अस और विच इम्पार्ट्स अ वेरी हाई स्टेबिलिटी टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। व्हाई इज इट सो, बिकॉज अ वेरी कॉमन बॉन्ड विच यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वाज द हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड इस अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली में अल्फा हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पार्टिसिपेशन है ना इस अल्फा हेलिक्स के बनाने में वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेबल हो जाता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा अल्फा हेलिक्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में, एक्सेप्ट द एंड्स ऑफ द हेलिक्स। सो दैट इज हाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिक्स। और ये जो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में बनता है, देखो जरा, ये मैं रब कर रही हूं, ठीक है। किस किस के बीच में बनेगा हमारा अल्फा हेलिक्स के बीच में बॉन्ड, हमारा वही बनेगा COOH ग्रुप और हमारा अमीनो ग्रुप ऑफ दी पेप्टाइड लिंकेज। बट एक डिफरेंस है, एक मेन पॉइंट है यहाँ पर, COOH ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बट एडजेसेंट के बीच में नहीं बनेगा। एक COOH ग्रुप के बाद जब हमारा NH ग्रुप के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा तो इट इज आफ्टर द 4 रेसिड्यूज, मतलब 4 रेसिड्यूज छोड़ के उसके बाद उस पेप्टाइड लिंकेज के बाद ही हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। किस किस के बीच में, COOH ग्रुप और NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज श्योर बट इट विल बी फॉर्म after the 4 residues that you have to take care in your mind। इसके अलावा हमारे जो अल्फा हेलिसेस हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट, देखो अल्फा हेलिक्स का जो अच्छा एक और पहले यहीं पे पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। अल्फा हेलिक्स में जो टर्न्स है ना उसके लिए भी एक डेफिनेट लेंथ निश्चित है। अब देखो पहले के 4th के साथ में जो बॉन्ड बन रहा है वो है, इसका मतलब देयर इज अ डेफिनेट गैप बिटवीन द टर्न ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड दैट पर्टिकुलर गैप, द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर गैप एक्सटेंड्स टू अबाउट 5.4 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इन योर माइंड कि द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज अ लूप एंड दैट लूप एक्सटेंड the length of that particular thing is 5.4 angstrom। इसी तरीके से हमारे जो अल्फा हेलिसेस हैं वो आपस में लूप्स से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क इन ईदर ऑफ द थिंग्स, बट बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल डू दैट एंड डू लाइक शेयर the video so that your fellow mates or your batchmates or your branch mates can have a idea of such biotech lectures। Clear हुआ?
अब देखो ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन की वो अल्फा हेलिक्स जो है उसका डायरेक्शन क्या है। तो दो जो फॉर्म्स हैं वो वही सिंपल हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। राइट हैंडेड इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद भी आसानी से हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी याद करने में आपको। और प्रोटीन का जो प्रीडोमिनेंट अल्फा हेलिक्स है दैट इज दिस राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अगेन ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस केसेस this right-handed helix exists in more abundance as compared to this left-handed alpha helix. Let me just check. हाँ, एक और छोटी सी चीज रह गई है इस अल्फा हेलिक्स में, वो है इसकी स्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है, बट apart from that hydrogen bond participation in formation of this alpha helices, the R groups or the side chain part that is there accommodating within the alpha helix also affects the stability. So the stability is also affected by the R group or the side chain of the amino acid that in turn takes part into this formation. जैसे अगर कोई बड़ा होगा जिसकी साइड चेन काफी बड़ी होगी और थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, वो आसानी से अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन में नहीं जा पाएंगे एज कंपेयर टू द अदर्स हु हैव रादर अ सिंपल, कंपैरेटिवली सिंपल साइड चेन स्ट्रक्चर। तो दिस इज हाउ द स्टेबिलिटी वैरीज अमंग द अल्फा हेलिक्स। ये तो हो गया हमारा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा कैसे हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अलग तरीके से फॉर्म होता है दैट इज द बीटा शीट। देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, साई, फाई, ये सब अब आपको याद हो जाने चाहिए और इनको बोलने की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स जो उनके ग्रीक लेटर्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये है हमारा बीटा और क्या बनेंगी हमारी शीट्स। वहां क्या था, हेलिक्स था, टर्न हो रहा था, यहाँ है हमारी शीट्स, तो शीट्स बनेंगी। अब एज कंपेयर टू दी अल्फा हेलिक्स और इन कंट्रास्ट टू दी अल्फा हेलिक्स जहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो था वो फर्स्ट और फोर्थ रेसिड्यू के बीच में फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एडजेसेंट शीट्स के बीच में बनेगा। ठीक है, यू नो व्हाट एडजेसेंट मीन्स। एडजेसेंट शीट्स भी नहीं लिख सकते हम, एडजेसेंट शीट्स लिख लो चलो, या फिर सेगमेंट्स ले लो। एडजेसेंट सेगमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं साथ साथ में, और इन सेगमेंट्स का जो रनिंग होता है वो दो तरीके से होता है जिसके हिसाब से हमारी बीटा प्लीटेड या बीटा शीट्स भी हम उसको बोलते हैं वेदर दे आर अरेंज एज इन द पैरेलल और एंटी पैरेलल। जो दो शीट्स चल रही हैं वो या तो पैरेलली अरेंज होंगी सीधे सीधे एन टू सी, या फिर एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगा। एक का होगा N to C, दूसरे का होगा C to N और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। डिटेल्स अभी आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है, बट डेफिनेटली यू विल लर्न व्हेन यू गो इनटू योर हायर स्टैंडर्ड्स। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी एडजेसेंट सेगमेंट्स के बीच में फॉर्म होता है। जो सेगमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट या तो पैरेलली होगा या फिर एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गया। अब इसके अलावा देखो जरा, जब पैरेलल अरेंजमेंट होगा ना तो ज्यादा ट्विस्टेड नहीं होंगी हमारी शीट्स, है ना, लेस ट्विस्टेड होती हैं हमारी पैरेलल बीटा शीट्स एज कंपेयर टू दी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। ये होती है हमारी लेस ट्विस्टेड किसके कंपैरिजन में, व्हेन कंपेयर टू दी एंटी पैरेलल वन। इसको आप हमेशा ही कंपैरिजन के टर्म्स में टर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपैरिजन भी लिख दिया। तो यही डिफरेंस है हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स में। अल्फा हेलिक्स ज्यादा स्टेबल होती है, यहाँ पर भी वही आर चेन डिपेंड करेगी इसकी स्टेबिलिटी की। आर चेन में जो हमारा साइड चेन ग्रुप है वो कैसा है, बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो कैसे आसानी से एकोमोडेट हो पा रहा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो पा रहा। तो दैट ऑल द थिंग्स आर द स्मॉल थिंग्स वैरी डिपेंडिंग अपॉन हाउ द स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म्ड और विद इन दैट पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन व्हाट आर द अमीनो एसिड दैट आर गेटिंग इन्वॉल्व। देखो
इससे आपको वही पुरानी बात समझ में आएगी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोली थी। पहले है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट मीन्स यू हैव दी लीनियर, अच्छा चलो इसको दूसरे कलर मार्कर से लिख देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर। पहले क्या है हमारी, पहले है हमारी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हुई, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज देयर फॉर्म्ड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर और लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे फोल्ड होकर एग्जिस्ट करेगी, एज इट इज तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये तो आप सबको पता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे ही नहीं रहते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है। एग्जाम्पल एंजाइम्स का सबसे बेस्ट है अभी के लिए समझने के लिए, जब आपको कुछ भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता। अब ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी फोल्ड हो रही है कैसे, या तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में या फिर बीटा शीट्स के फॉर्म में, और इसी को हमने क्या बोला है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मैं लिख सकती हूँ ऐसे, आप नहीं लिख सकते, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और अगर कहीं पे भी आप इसको लिख रहे हैं आगे भी जाकर जब आप कभी लिखेंगे आपके रिसर्चेस में तो भी गलत है ऐसे लिखना। आई एम जस्ट राइटिंग इट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू, अदरवाइज दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि मैम ने लिखा था बोर्ड पर हम भी लिख देंगे, नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये हो गया। अब कैसे इन अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स का 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा वो हम देखेंगे अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर के लेक्चर में। For that you have to obviously stay connected at the channel because tertiary structure next lecture में discuss होने वाला है, so you have to stay connected obviously, take care और हाँ अच्छे से पढ़ाई करिए। आज जो मेरे को मिला है देखने को कि आप लोग नहीं पढ़ रहे because no one of you has pointed that particular mistake, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दैट यू ऑल विल लर्न फ्रॉम दिस। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज भी आई हैं मेरे पास कि मैम माई फ्रेंड इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी हार्ड, सो वेदर आई शुड टेक और नॉट, और मैम वी डोंट हैव एनी रेफरेंस मटेरियल, व्हाट टू डू। सो बेटा just focus on whatever you are getting through the channel and I am giving you notes also for the very many things, but ultimately पढ़ना आपको ही है और ऐसे पढ़ना है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। unless and until your basics will be clear you will not get through, this is my promise। एक बार बेसिक समझ में आ गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर बेसिक्स ही ऐसे ऐसे डगमगा गए ना तो फिर आप पार नहीं पा पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक, तो आई होप दैट यू ऑल विल टेक माय एडवाइस एंड लर्न अकॉर्डिंगली। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू।